हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास मौर्य और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा आइडियल फूड होता है बच्चों के जीवन के पहले 6 महीने में। मुझे याद है कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपने घर पे था और मुझे कॉल आया, सर आज प्लीज़ जल्दी से आइए। रात के 2 बजे थे। एक इमरजेंसी हुई है, एक बच्चा बहुत रो रहा है और मम्मी डैडी काफ़ी परेशान है। जैसे ही मैं इमरजेंसी रूम में गया, मैंने देखा बच्चा सही में बहुत रो रहा था। मम्मी डैडी को मैंने पहचाना, वो इंडियन नेवी में काफ़ी बड़े रैंकिंग ऑफिसर थे। बच्चे को बुखार भी था और उन्होंने ये भी बताया कि मोशन से वो ब्लड पास कर रहा था। बच्चे को हमें एडमिट करना पड़ा। 2 दिन के हॉस्पिटल स्टे के बाद हमने उसके डिस्चार्ज किया। इस केस में हमने जब डिटेल में हिस्ट्री ली तो पाया कि बच्चों को उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले ही नया फूड इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कुछ अलग अलग तरह के आटे घी के साथ फ्राई करके उनको दूध में बॉईल करके एक छोटा सा खीर, पतला खीर बना के बच्चों को खिलाना चालू किया था। उसके साथ कुछ फ्रूट जूसेस भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। मैंने ये नोटिस किया कि डेफिनेटली वही रीज़न है जिससे बच्चे को तकलीफ़ हुई। हालांकि पहले 2 दिन बच्चे को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। अभी हमें ये सोचना होगा कि आ, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हमारे कंट्री में हैं। स्टेट वाइज अलग अलग तरह के फूड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और हमें ये देखना है क्या सही में इस तरह का फूड इस एज में हमें इंट्रोड्यूस करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तभी से डेवलप होना चालू होता है। फर्स्ट या सेकंड मंथ से ही स्टार्ट होता है। और जैसे ही वक्त आगे जाता है और जब 9 महीना पूरा होता है, उसके बाद बच्चे का आइदर नॉर्मल डिलीवरी होता है या फिर उसका सिजेरियन सेक्शन से उसका डिलीवरी होता है। अभी हमें ये देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से डेवलप होती है। बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं बहुत सारी बॉडीली प्रोसेसेस में। अभी जीवाणु किस तरह से उनके पेट में आएंगे, उनका मोड ऑफ डिलीवरी भी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। माँ की बॉडी पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग जीवाणु होंगे, अगर सिजेरियन हुआ तो अलग जीवाणु होंगे। तो ये देखा गया है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उनका डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है और जब सिजेरियन सेक्शन होता है उनका डाइवर्सिटी इन जीवाणुओं का काफ़ी कम होता है। आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरे जो हमें या हमारे बच्चों को हेल्प करते हैं। अभी जीवाणु के बारे में हम अगर कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो जीवाणु हमारे बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन नंबर्स में होते हैं। अगर आप उनका वेट भी करेंगे तो ये जीवाणु जो हमें हेल्प करते हैं उनका वेट तकरीबन 2 किलो तक हो सकता है एक एडल्ट के बॉडी के अंदर। और मोर देन 10,000 अलग अलग तरह की वैरायटीज़ ऑफ ये बैक्टीरियाज जो हमें हेल्प करते हैं वो हम बच्चे के बॉडी में रहते हैं और हमारे भी बॉडी में होते हैं। और 90% जो ये जीवाणु हैं बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। अभी इनका रोल क्या है? सबसे पहला, वो बच्चे के इम्यूनिटी फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, विटामिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करते हैं। नंबर 3, जो भी बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, फूड देते हैं, उससे एनर्जी निकालने के लिए उनकी काफ़ी मदद होती है। नंबर 4, वो जो अगर कोई गलत जीवाणु जो बीमार कर सकता है बच्चे को, उनसे वो प्रोटेक्शन देते हैं बच्चों को। और फिर नंबर 5, बच्चे के डाइजेशन में काफ़ी वो हेल्प करते हैं। नंबर 6, एक डिफरेंट फंक्शन है जिसमें खाना खाने के बाद भी वो ब्रेन को या अलग अलग ऑर्गन्स को सिग्नल्स देते हैं। अभी इस पे से आपको पता चला होगा कि ये जो जीवाणु हमारे बच्चों के गट में या हमारे गट में होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी हमें ये भी देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो उनका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहना या ठीक से रहना नहीं रहना इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक्स। अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग माइक्रोबायोटा होता है। इन जीवाणुओं को
हम गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। जैसे हर हर इंडिविजुअल चाइल्ड और हर इंडिविजुअल का अपना अलग एक माइक्रोबायोटा होता है, अलग जीवाणु का एक समूह उसकी बॉडी में होता है जो उसके लिए काम करता है। तो ये हो गया जेनेटिक्स। दूसरा है डाइट, कि कौन से तरह का डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, सही डाइट दे रहे हैं, सही फूड सही टाइम पे सही एज में दे रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 3, बच्चों को अगर बचपन से ही मेडिकेशन देने पड़े तो वो गट के अंदर का क्लाइमेट ख़राब करते हैं और इनका जो डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और लाइफस्टाइल यानी हेवी लाइफस्टाइल यानी फैमिली लाइफस्टाइल अगर ठीक ना हो उसका भी असर गट माइक्रोबायोटा पे होता है। और जैसे मैंने आपको डिस्कस किया मोड ऑफ द डिलीवरी यानी सिजेरियन सेक्शन होना या नॉर्मल डिलीवरी होना, इसका भी असर इन जीवाणु पे होता है। अभी देखा ये भी गया है कि जो बच्चे प्रीटर्म पैदा हुए, प्रीटर्म का मतलब 9 महीना पूरा होने से पहले, उनके अंदर ये जो जीवाणु होते हैं कुछ अलग तरह के होते हैं और जो फुल टर्म है उनमें कुछ अलग तरह के होते हैं। और वो बच्चे जिनको माँ का पूरा दूध मिला है या फिर वो बच्चे जिनको ऊपर का दूध जैसे फार्मूला मिल्क हो या फिर गाय का दूध देना पड़े, उनके गट के डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी असर देखा गया है। अभी हमें ये देखना है कि जो माँ का दूध है, जो हम बोलते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चे के प्योर डेवलपमेंट के लिए, हमने ये तो समझ लिया है कि जो गट माइक्रोबायोटा है उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस बच्चे के बॉडी में हैं जो उसको आगे जाके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो ह्यूमन मिल्क है यानी मदर्स मिल्क है उसका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ह्यूमन ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लैक्टोज होता है। ये 4 मेजर फैक्टर जो सॉलिड फॉर्म में ह्यूमन मिल्क में होते हैं। उसमें जो HMO यानी जो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड जो बच्चे के मिल्क में होता है वो बच्चे का इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में और जो कोई अगर गलत बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर किया तो उससे प्रोटेक्शन देने में या फिर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जो ह्यूमन मिल्क में और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोटीन्स। ह्यूमन मिल्क में वे नाम का प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ह्यूमन मिल्क बच्चे के स्टमक में जाता है तो वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से वो इजीली डाइजेस्ट होता है और उसके साथ वो जल्दी से एम्प्टी भी होता है। अगर वही हम बच्चे को अननेसेसरी गाय का दूध या भैंस का दूध देंगे या फिर अननेसेसरी फार्मूला मिल्क देंगे, जबकि अगर माँ को एडिक्वेट मिल्क हो तो उनमें केजिन फार्मूला केजिन प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है जो बच्चे के स्टमक में क्लम्स क्रिएट करता है और वो ठीक से क्लियर नहीं होता है। तो इससे होता ये है कि बच्चे को स्टमक अपसेट या फिर गैसेस होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके मदर का मिल्क हमें बच्चे को इस पहले 6 महीने में देना चाहिए। अभी लोग हमेशा पूछते हैं कि सर हमारी बच्चे की माँ को दूध ही नहीं है, अभी हम जाने कैसे कि बच्चे की माँ को दूध एडिक्वेट है। अगर माँ एक साइड से दूध दे रही है और दूसरी साइड से दूध टपक रहा है, इसका मतलब बच्चे माँ को दूध एडिक्वेट है। नंबर 2, अगर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, अगर बच्चा रो भी रहा है लेकिन वेट गेन अच्छे से कर रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है कि माँ का दूध एडिक्वेट होना। नंबर 3, बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है कम से कम 5 से 6 बार दिन में, ओके, और बच्चा अच्छे से नींद ले रहा है, नींद में अगर स्माइल करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माँ को एडिक्वेट मिल्क है। और अगर माँ को एडिक्वेट मिल्क नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि माँ का जो रेस्ट है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उसके ऊपर फोकस करें। उसके सिवा कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ अलग दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से आप उनको देंगे तो डेफिनेटली उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है। देखा गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिव माँ के दूध पे हैं उनको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, जो बाउल इश्यूज़ लाइक क्रोन्स डिसीज़, ये अलग अलग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारे जो इश्यूज़ है
उनका सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, वर्सेस वो बच्चे जिनको अननेसेसरी हमने पहले से ही फूड इंट्रोड्यूस किया। अभी और एक खतरा है, अगर आप अननेसेसरी फूड जल्दी जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सॉलिड खिचड़ी खिला दी या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट पिला दिया, तो बच्चे का जो इंटेस्टाइनल अंदर लेयर होता है वो बहुत थिन होता है। जैसे ही आप ये सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इस लेयर के अंदर को भेद के उनके टिश्यूज़ में पहुंचता है। इस प्रोटीन को बच्चे की बॉडी फॉरेन एंटीजन बोल के परसीव करती है और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। और ये जो रिएक्शन है, हो सकता है कि बच्चे को तभी कुछ तकलीफ ना दे, लेकिन जैसे लॉन्ग टर्म 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का होने के बाद उसको फूड एलर्जी या स्किन एलर्जी में मैनिफेस्ट हो सकता है, या बाद में ये इश्यूज़ दिख सकते हैं। तो हमें एक टारगेट हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। हमें सिर्फ बच्चों को मोटा नहीं करना है, हमें बच्चों को बचाना है अलग अलग बैक्टीरिया से, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करना है, उनका जो इवन ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करना है। तो ये सारे हमारे जो गोल्स हैं वो तभी अचीव हो सकते हैं अगर हम माँ का दूध प्रमोट करें पहले 6 महीने में। हम सबको पता है कि माँ का दूध अमृत होता है, लेकिन अगर हमें इसके पीछे का थ्योरी या साइंस पता नहीं होता है, तो ये हमारा हम्बल अटेम्प्ट था कि आपको रियलाइज़ करने में कि माँ का दूध किस तरह से सही मायने में अमृत है हमारे बच्चों के लिए। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए कि कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों में विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। तो आशा करता हूँ कि ये जो हमारा हम्बल अटेम्प्ट था जो मदर्स मिल्क प्रमोट करने में, ये आपको पसंद आएगा और आप ये जो मैसेज है सोसाइटी में फैलाएंगे कि किस तरह से जो मदर्स है उनको इनकरेज करना, उनको प्रॉपर रेस्ट देना, उनको प्रॉपर डाइट देना, जिससे कि बच्चों को ये मिल्क टाइम पे मिले और उनका डाइजेशन अच्छा रहे, उनका इम्यूनिटी अच्छा रहे, उनका डेवलपमेंट अच्छा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।